हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुष्यंत एंड यूर वाचिंग मी ऑन डिजिटल चौपाल। आज मैं अपने पहले पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट रिलीज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को देखिए जिसमें हमने लिरिक्स एंड लिरिसिस्ट के बारे में बात की है। और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने पहले पार्ट की लिंक डाली है, तो जाकर पहला पार्ट देखिए। और जिन लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है वो दूसरा पार्ट देखिए और इन्जॉय कीजिए। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। मैं बात कर रहा था, हर्षिता ने जो बीच में साहिर जी के फिर से एक और गाना बताया, तो उसके पहले मैं बोल रहा था कि हम अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। अब हम अभी कंटेम्प्रेरी लिरिक्स राइटर्स के बारे में बात करते हैं। तो दीपांशु मुझे बोल रहे थे और दीपांशु से मेरी जब बात भी हो रही थी तो वो कुछ राइटर्स के नाम मेंशन करना चाहते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, तो मैं दीपांशु से शुरू करूंगा, उसके बाद हर्षिता पे जाऊंगा और फिर मैं बीच बीच में तो मैं बोलते ही रहता हूँ, तो वो मैं बोलता रहूंगा। तो दीपांशु बताइए आप। तो यार मैं जब भी ये है कि सोशल मीडिया तभी एक गाना बहुत चल रहा है, कागज के दो पंख लेके उड़ा उड़ा चला चला जाए। तो वो जब तक चलेगा जब तक कि आपको उससे नफरत ना हो जाए। जाए। ठीक है। तो मोन्टारे। पर ये, हाँ, पर ये गाना ऐसा नहीं है। अब कैंडी हुंडी सी तो देख मुझे समझ में नहीं आता, बहुत अच्छा गाना हो सकता है पर मैं पंजाबी नहीं हूँ। पर तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं पंजाबी गाने क्यों नहीं सुनता भाई, क्योंकि मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आता। पर म्यूजिक के लिए सुन सकते हो, अपने नाचने के लिए बढ़िया है। पर जब मैं कागज के दो पंख, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ गाना है, बिल्कुल। गाया भी उन्नी और स्वानंद किरकिरे ने, तो वो गाना मैं कितनी बार भी सुन लूं, मुझे खुद लग, क्योंकि वो ऐसा वो मोटिवेटिंग है ना। वो आपको कुछ अपने आपके जो लाइफ में आपका फेस चल रहा है कि आप इधर भी हैं उधर भी है, और उसके बीच में वो गाना। तो अमिताभ भट्टाचार्य के गाने मुझे इसलिए पसंद आते हैं। और उनके जैसे एक मूवी आई थी बीच में 2015 में शायद, ब्रदर्स करके, वो मूवी इतनी रेलेवेंट नहीं है। और उसकी उस वजह से अगर मूवी ना चले तो कई बार गानों का भी कोई ध्यान नहीं जाता। तो हाँ। उसमें गाना आता है, गाए जा, गाए जा, गम में है सरगम। गम में है सरगम। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, जो भी गाने मैंने आपको रिकमेंड करता जा रहा हूँ मैं शुरू से लेके आखिरी तक में, उससे नाराज नहीं है जिंदगी और गम में है सरगम। तो इससे कुछ गलत मत कर लेना, मुझे बस पसंद है ऐसे गाने। मतलब हमको पर लगा आप ये, अभी भी गम में है या। नहीं नहीं नहीं, वो ये बताता कि गम में है सरगम। क्योंकि यार मैं ये मानता हूँ कि दुख जितना गहरा होगा ना, हम्म। साहित्य उतना ही प्रभावशाली होगा। हाँ, ये कह सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि मेरे क्योंकि साथ भी ये होता है कि अगर मैं कुछ गम में हूँ, खैर गम तो क्या है, लेकिन अगर किसी भी चीज से दुखी हूँ तो शायद मैं ज्यादा अच्छा लिख पाता हूँ। ये मेरे साथ होता है और शायद ये हर किसी के साथ होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम्म, जो वो बोला जाता है ना कि जैसे रॉकस्टार में एक लाइन है कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है, तो वो हर किसी के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको नहीं नहीं कर सकते हो तो नहीं कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर नहीं कर यार, सकते हो तो कर मैं तुझे पाओगे। कर सकते हैं। अब मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, तो उस टाइम मुझे मुझे खुद को अलग अलग रखना पड़ता है कि मैं अपने ये पोइट वाले जोन में तो नहीं हुई, तो मुझे एकदम स्विच करना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी अभी मैं उसमें हूँ कि मैं राइटर वाले जोन में हूँ, तो मेरा ये मानना है कि गम की शायरी से ही प्रभावशाली साहित्य लिखा जाता है। तो ये, क्योंकि आपको अपने वो अनलॉक करना पड़ेगा ना, अपने दिल का वो वाला क्षेत्र जहां से आपका आर्ट आ रहा है निकल के, दोनों दोनों केस में। तो ये गाना जो है, गम में है सरगम, तो ये कुछ गानों में से है जो मूवी में रेलेवेंट होते हैं, कि ऐसा नहीं बैकग्राउंड में बज रहा है बस। ये आपको पूरी स्टोरी बताता है, आपको पूरा का पूरा जो टाइम लीप करना रहता है वो बता देता है। तो अमिताभ भट्टाचार्य के गाने मैं चाहूंगा कि लोग एक बार जाके सुने, सारे गाने जो उनने लिखे हैं। जो गाए हैं उनका नहीं कह सकता, पर जो लिखे हैं वो जरूर सुने जाके एक बार। और पहले, सबसे पहले सुने गाए जा। और अमिताभ भट्टाचार्य की बात हो रही है तो मैं मेरा उनसे मतलब ऐसा है कि मैं उड़ान देखा था उनकी, विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म है उड़ान के सभी गाने अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। तो अगर आप उड़ान के गाने सुनोगे तो आपको सच में आप पूरी फिल्म से भी रिलेट करोगे और आपको गाना सुन के हमेशा मोटिवेशन मिलेगा। मैं हमेशा से मैं एक मेरा फंडा रहा है, मैं कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाता हूँ तो ईयरफोन लगा के उड़ान का प्लेलिस्ट चालू करता हूँ और वही सुनते हुए जाता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा मोटिवेशन मुझे कोई गाने नहीं देते, इतने अच्छे लिरिक्स लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ जब अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे लुटेरा में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लुटेरा के जो गाने हैं आप सुनेंगे तो अमिताभ भट्टाचार्य को जरूर सुनो। एक और गाना है अमिताभ भट्टाचार्य का, जो उड़ान का एक गाना है जिसका नाम है मोटू मास्टर। अब वो गाना हाँ, ऐसा है कि वो गाना अनुराग कश्यप ने भी लिखा है, बीच में अनुराग कश्यप ने कुछ लाइनें लिखी है उसकी। लेकिन वो गाना है जो मैं उसमें ऐसा है कि वो गाना किसी फैट फैट शेमिंग पे वो गाना बहुत अच्छा है। मतलब इतना क्रिएटिव गाना फैट शेमिंग पे किसी ने नहीं लिखा है।
कि इसकी माँ इसे पेट में ही मार मार देती। तो हाँ उड़ीसा में अकाल ना होता, बिहार में बाढ़ ना होती। तो इस तरह का लिखा है। उसी बीच में उसमें एक पॉलिटिकल सटायर लिया है अनुराग कश्यप ने, जो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। मैं चाह रहा था, उसमें उन्होंने बोला है कि हर बाल की खाल की ये छाल भी खा जाए, इसके हाथ पड़ जाए तो महीने साल भी खा जाए। किसी बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए, बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए। लालू का लाल खा जाए, नक्सल बारी की नाल खा जाए, बचपन का धमाल खा जाए, बुढ़ापे की शाल खा जाए। हया तो छोड़ो, बेहया की छाल भी खा जाए, और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए। तो क्या बात है। ये चीज मतलब अगर आप किसी का हम फैट शेमिंग अलाउड नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम बोले तो किसी को फैट शेमिंग करना भी है तो शायद आप किसी मोटे आदमी को चिढ़ा भी रहे हैं तो शायद मोटू मास्टर से चिढ़ाइए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त है, नहीं, अगर मैं उनको चिढ़ाता हूँ, नो ऑफेंस, लेकिन तो मैं मोटू मास्टर हाँ। से चिढ़ाता हूँ कि यार कितना अच्छा लिखा हुआ गाना है। पर एक्चुअल में दुष्यंत, वो देखा जाए ना, वो गाना फैट शेमिंग पे है भी नहीं। है भी नहीं, वो 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 पॉलिटिकल वो सटायर है। वो वो पॉलिटिकल सटायर है, वो अपने आप में पॉलिटिकल सटायर है कि पैदा हुआ जब ये तो पूरे गांव में लड्डू बंटवाए, लड्डू उसके बाद बंटवाया। गांव में किसी ने कुछ नहीं खाया। मतलब वो हमारा एक अलग ही चीज बता रहा है कि तो हम वो अपनी एक लिमिट तरह के से बाहर दोनों नहीं चीजों को करते। टारगेट कर रहा है, तो जो जिसका फैट शेमिंग हो रहा है वो समझ जाएगा कि मेरी बात कर रहा है, और हाँ जो पतला आदमी वो समझ जाएगा कि ये पॉलिटिक्स की बात कर, जो मैं आपको पढ़ के सुना है हाँ कि हाँ। नक्सलबारी की नाल खा जाए, एक तो उस तरह का ये गाना है। हर्षिता कुछ बोल रही थी। वही। हम दोनों हर्षिता को शायद बोलने नहीं नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो हर्षिता बहुत बोल रही है। हर्षिता के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रिपेयर करके आई है वाइवा के लिए। पढ़ के आते हैं ना हाँ। बच्चे। अरे यार, वो वाला सीन हो रहा है अभी। पर मैं अभी, अब ये उड़ान की बात चल रही है तो मैं दुष्यंत, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, हम्म। दीपक। दीपक ने मुझे उड़ान से इंट्रोड्यूस किया था, और अच्छा। उसका वो एक गाना वो था कि उड़ जा बन के धूप का पंछी, चुरा के गहरी शाम अंधेरी शाम। गहरी सांव। वो गाना यार, वो गाना तो मतलब मैं जब भी मुझे लो फील होता है, मैं सही में मैं भी बिल्कुल वो उड़ान गाना, की पूरी प्लेलिस्ट सुनता हूँ। बिल्कुल वो है तो ही ऐसा कि उसका तुम उड़ान के गाने ऐसे कि तुम एक गाना सुन के चुप नहीं बैठ सकते, जिसमें एक नाव गाना है कि हाँ हाँ वही गाना है जो आपकी बात, हाँ जिस गाने की बात कर रहे हो। हाँ, उड़ जा बन के धूप का पंछी। अच्छा, बीच में दीपांशु ने बात की थी आइटम सॉन्ग की। तो आइटम सॉन्ग के बारे में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। एक तो शायद मैं शायद गलत बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता। एक गाना है कमली, वो शायद इरशाद काबिल ने लिखा है। धूम 3 का एक गाना है कमली, जो मुझे शायद, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट कर देना। तो देखने के हिसाब से वो गाना बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने उसको सुना नहीं, उसके लिरिक्स पहचाने नहीं कि उसमें कितने अच्छे लिरिक्स लिखे हुए हैं। जैसे कि उसमें वो सुनिधि चौहान ने गाया, तो उसमें बोलती है कि मैं तो पहन के साफा केसरिया जुगनी जोगन बन जाऊं, सुरमे के काले जादू से कह दे तो जोग भुलाऊं। लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ, तो कुछ गाने ऐसे भी हैं जो कि यार जैसे बीड़ी जले ले, वो हमने ध्यान नहीं दिया कि गुलजार ने लिखा है, क्योंकि वो आइटम सॉन्ग है, बिपाशा। तो हमको लगा कि वो खराब ही होगा। तो कुछ गाने ऐसे हैं कि बहुत अच्छे लिरिसिस्ट ने लिखे हैं, या कुछ बहुत अच्छे गाने जो आइटम सॉन्ग के रूप में आ गए, तो लोगों ने उसके लिरिक्स पे ध्यान देना ही जरूरी ही नहीं समझा, कह सकते हैं। पर एक्चुअल में हम अमिताभ भट्टाचार्य की बात कर रहे थे, तो दुष्यंत, ये गाना भी अमिताभ भट्टाचार्य ने ही लिखा है। तो मुझे माफ कमली। करना कि मैं इरशाद काबिल बोला, तो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है जी। वो आपकी माफी अमिताभ भट्टाचार्य से मांगिएगा। उनसे पर माफी मांगूंगा, और ये अच्छा हुआ कि वो उसी लय में आ गया जब हम अमिताभ भट्टाचार्य की बात कर रहे हाँ, वही वही तो देखिए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि लिरिसिस्ट कौन है। और गाने इतने अच्छे होते हैं, जब हम सुनते हैं पता चलता है वही गिने चुने चार पांच हैं। लिरिसिस्ट जो रिस्क ले सकते हैं ऐसे गाने लिखने की। हर्षिता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो अब कंटेम्पररी क्लासिफिकेशन चल ही रही है, तो मैं आई लाइक टू जंप इन विद शकील आजमी और प्रसून जोशी। तो शकील आजमी के कुछ ऐसे गाने हैं जो हम आज के समय में बहुत सुनते हैं। तो जैसे शादी में जरूर आना का पंजा गली बनारस की। तो ये गाना कितना कितना ज्यादा फेमस है और कितने लोग इसे सुनते हैं, और इसे लिखा भी बहुत अच्छे तरीके से गया है, तो शकील आजमी ने लिखा है। और ऐसे ही एक थप्पड़ मूवी का गाना है। इसकी लाइंस बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बंजा गली बनारस की, क्योंकि ऑलमोस्ट हाँ सभी हाँ। ने सुना है। बातें चटपट बिल्कुल। चाट सी है, आंखें गंगा घाट सी है, घाट किनारे सो जाना। और थप्पड़ मूवी का भी गाना है, एक टुकड़ा धूप। तो जो ये गाना है, इसके इसकी लाइंस कुछ मतलब काफी डीप है, अगर हम पढ़े तो। एक धागे में है उलझे यूं कि बुनते बुनते खुल गए, हम थे लिखे दीवारों पे, बारिश हुई और धुल गए। क्या बात। तो ये थोड़ा अलग हटके
और ऐसे कुछ जैसे बंजा गली बनारस की कुछ इस तरह के गाने, तो उस सेक्शन में आते हैं जो हम लोगों ने सुने हैं पर हमें पता ही नहीं कि इन्होंने लिखे हैं। ये बहुत फेमस गाने हैं, और एक टुकड़ा धूप भी शायद कम लोगों ने सुना होगा, थप्पड़ मूवी का, पर हाँ। हाँ इनकी हाँ। लाइंस जैसे मैंने बताई बहुत अच्छी है। तो ये होगा शकील आजमी की बात। और अगर आप लोगों के पास कुछ है बोलने को तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रसून जोशी पर जाना चाहूंगी। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक, करिए करिए, अच्छा लग रहा है हमें। तो प्रसून जोशी का लिखा हुआ गाना है जरिया। तो ये A R रहमान ने गाया है, कोक स्टूडियो का गाना है। और ये गाना किसी और भाषा में भी है, मिक्स है। दुष्यंत को पता है ये बाकी की भाषा, कुछ हिंदी में है पार्ट और कुछ दूसरी भाषा में है। और ये भी मतलब एक थोड़ा डिवाइन मैसेज हमें दे सकते देता है, ये हम कह सकते हैं। तो इसकी लाइंस जो जो हिंदी में है, ऑब्वियस सी बात है कि गाना मुझे अगर लाइंस की वजह से पसंद आया तो मुझे हिंदी पार्ट ही समझ आएगा, और हिंदी पार्ट काफी छोटा है इसका। तो उसकी लाइन में बताऊंगी। है जो अखियां निर्मल, दुनिया निर्मल, हो जुबा कोई भी बोल दिल से तू बोल, मिष्टी सी हो या शहद सी हो। इंग्लिश में कहावत है, यू सी वॉट यू आर। तो उसका एक ट्रांसलेशन समझ लीजिए, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है कि है जो अखियां निर्मल तो दुनिया निर्मल। और फिर मीठी बोली बोलने का, मीठी बोली से मुझे एक और गाना याद आया है, बट मैं उसे उसे कंटिन्यू करूंगी। अभी मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप जरिया गाना सुनिए। कोक स्टूडियो के गाने वैसे ही बहुत लाजवाब होते हैं, तो उनमें से एक गाना है जिनकी आप लाइंस पे भी फोकस कर सकते हो। प्रसून जोशी ने लिखा है, प्रसून जोशी बहुत जाने माने राइटर हैं। तो आप बिल्कुल। इस गाने को जरूर जाके सुनो। भाई प्रसून जोशी ने तारे जमीन के गाने भी लिखे हैं ना? हाँ, उन्होंने तारे जमीन पर के भी गाने तारे तो। जमीन के गाने भी लिखे हैं उन्होंने शायद। और भाग मिल्खा भाग के। भाग मिल्खा भाग के तो गाने भी उन्होंने ही लिखे हैं, और फिल्म भी उन्होंने लिखी है, स्क्रीन प्ले जहां तक मुझे पता है कि तारे जमीन पर भाग मिल्खा भाग लिखी भी उन्होंने ही है। ये वही वही वाली बात है ना। बस मैं ये चेक करना चाहता कि आप रेंज देखो बस। हाँ। हाँ वही। अब बस ये बस यही है कि आप एक बस बोल दीजिए एक राइटर को, बस उसकी रेंज उससे पता चलती है प्रोड्यूसर कैसा मिल रहा है, डायरेक्टर कैसा मिल रहा है। डायरेक्टर कैसा मिल रहा है। और एक्चुअल में यार दुष्यंत, अगर हम अच्छे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं कि अच्छे डायरेक्टर से अच्छा लिरिसिस्ट मिलता है, तो फिर हम एक इंसान की बात करें बिना तो रह ही नहीं सकते, जिसके लिए हम दोनों ने कहा था कि ये मैं बोलूंगा ये ये मैं मैं बोलूंगा, बोलूंगा या तो मैं मैं, बोलूंगा। हाँ मैं आपको ही बोलना चाहूंगा कि आप ही बात करिए, वरुण ग्रोवर। आ, शायद। यार मैं चाहूंगा आप बात करो तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊं। ठीक है, मैं वरुण ग्रोवर के बारे में, अगर आप मुझे बोल रहे हैं बात करने को, तो वरुण ग्रोवर के बारे में ऐसा है कि जैसे मैं अनुराग कश्यप के बारे में दिन भर बात कर सकता हूँ, वैसे मैं वरुण ग्रोवर के बारे में भी दिन भर बात कर सकता हूँ। और शायद दीपांशु भी उनके बारे में दिन भर बात कर सकता है। या ऐसे कुछ लोग जो हम देखते हैं कि जो लिरिक्स लिरिक्स से जिनको प्यार है वो वरुण ग्रोवर को ना जाने, ऐसा तो है नहीं। तो वरुण ग्रोवर का एक जो गाना बहुत फेमस हुआ है, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला है, ये मोह मोह के धागे। मतलब मैं ये गाना मेंशन नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सबने सुना है, लेकिन मैं इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ कि ये वो गाना है, ये प्यार से रिलेटेड गाना है, लेकिन इस पूरे गाने में कहीं पे भी दिल, प्यार, जी। ये वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऐसा गाना लिख रहे हो जो प्यार के बारे में, लेकिन वहां पे कहीं पे भी दिल प्यार वर्ड का यूज नहीं है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, या उसको पढ़ना या सुनना कि यार ऐसा गाना तुम लिख रहे हो जिसमें प्यार के बारे में बात हो रही है और प्यार वर्ड का यूज नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। दीपांशु, आप बोलेंगे, क्योंकि अब हम इसके बारे में शायद वरुण ग्रोवर के बारे में थोड़ी ज्यादा बातें हो जाएगी हमसे, ऐसा लग रहा है मुझे। थैंक यू दुष्यंत। क्योंकि पता है वरुण ग्रोवर को ना मैं बस लिरिसिस्ट, क्योंकि यार वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, वो लिरिक्स भी लिखते हैं। उन्होंने वो, मसान वो फिल्म भी लिखी है, मसान फिल्म लिखी है उनने, साथ उनने साथ सेक्रेड सेक्रेड गेम्स गेम्स लिखा भी है, लिखा है। उनने लिखा है। और सोचिए उस बंदे को आप अगर डिमीनिंग कुछ है उसकी लाइफ में, तो वो सेक्रेड गेम्स 2 है, जो काफी लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज हो सकती है। हाँ। वो खुद मानते हैं कि उनका जो सबसे खराब काम वो सेक्रेड गेम्स 2 है। अ, आप उनका खराब काम देखिए जो कई लोगों के लिए जिंदगी का सबसे अच्छा काम उनका हो सकता खराब है। काम नेटफ्लिक्स पे है, और मतलब बहुत लोगों ने देखा है। सोचिए वो जो खुद बोलते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता, हम तो नहीं बोल सकते मेरी क्योंकि तो इतनी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो वरुण ग्रोवर का एक गाना जो, अब मोह मोह के धागे की आपने बात करी थी, मुझे मन कस्तूरी है, जो मैं अगर मसान आपको एक मूवी के बात जो बोलूं, गाने। मेरे सामने जो मैंने हाँ, लिख के जो नोट्स रखे हैं उसमें दूसरा गाना वरुण ग्रोवर का मैंने मन कस्तूरी रही लिखा हुआ है। वो गाना तो फिर वो गाना हो गया मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे। और
इसके अलावा फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने बोला अगर आपको डायरेक्टर ही अच्छा एक्टर ढूंढ सकता है और अच्छे लिरिसिस्ट ढूंढ सकता है, तो अनुराग कश्यप ने जब उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर दी और बोला कि जाओ ये स्क्रिप्ट रही है, गाने लिख लाओ, तो भूस के ढेर में राई का गाना, भूस के वो ढेर में गाने राई से का बड़ा दाना, रंग सोशली, बिरंगा बैल से आना, उससे बड़ा सोशल पॉलिटिकल सटायर कुछ हो ही नहीं सकता कुछ मेरे नहीं हो हिसाब से, सकता। कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही वो एक आबरू करके गाना है जो पीयूष मिश्रा और उन दोनों ने लिखा है, वो गाना है। और गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक और गाना है जो मैं बात करूंगा, मूरा। मूरा करके एक गाना है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है वो, और मैं चाहूंगा कि लोग सुने। नरवसाओ नहीं मूरा, सुना होगा, सबने हाँ सुना है, लेकिन हाँ किसी ने हाँ, ध्यान नहीं दिया। सुना है। वो गाना आप जब हाँ सुनोगे तो बहुत मोटिवेशनल गाना है। तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल गाना है, तो मैं चाहूंगा कि मैं रिकमेंड करूंगा, हार्डली रिकमेंड करूंगा कि सब लोग जाके उसको सुने, मूरा। कहीं भी आप, कभी भी आप लो फील कर रहे हैं, जैसे मैं उड़ान की बात की, वैसे अगर आप लो फील कर रहे हैं तो मूरा गाना लगा के आप सुनिए, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये अब वरुण ग्रोवर तो हम कितनी बात कर सकते हैं, उनकी कम है। और दीपांशु और मैं जब बात कर रहे थे, और मैंने जब इनको बताया था पॉडकास्ट के बारे में कि मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ या जो भी है, तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक हमने लिया वो इसीलिए लिया था कि यार इतना अच्छा लिखा हुआ है, लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी हाँ, चीजें। तो ये हमने एक झेप कर सोचा था कि यार नहीं, लोगों तक ये लिरिक्स, ये गाने पहुंचना चाहिए। गाने भी पहुंच गए लेकिन लिरिक्स राइटर नहीं पहुंचे, तो वो लिरिक्स में। हमारी सबसे बड़ी, इस पॉडकास्ट से हम वही चाह रहे हैं कि वहां तक पहुंचे। हर्षिता, आप और कुछ कहना चाहेंगे? पॉजिटिविटी से भरे गानों की बात हो ही रही है, तो स्वानंद किरकिरे के काई पोचे मूवी का कुछ गाना, कोई दो गाने हैं जो मैं बताना चाहूंगी। एक मांझा है और एक मीठी भूलिया। वो मांझा बहुत, दोनों गाना बहुत जो ही है प्यारे गाने हैं। कि जीत जीत कभी हार कभी गम तो यारो होंगे दो पल के मेहमान। तो ये गाना भी बहुत खूबसूरत है, और उतना ही खूबसूरत है मीठी बोलियां। ये थोड़ा फ्रेंडशिप स्पेसिफिक गाना है। तो इसकी जो पर्टिकुलर लाइंस हैं, जो मुझे ऐसे तो पूरा गाना उसका एक अपना ही मतलब है, पर जो मैं लाइंस बताऊंगी ये दोस्ती के ऊपर ज्यादा फिट बैठती है। तो जैसे, है जिंदगी हमें सोबतों का नशा है, ये सोबतें यारों की। तो ए जिंदगी हमें हो सके, आ, हमें होश की ना तू दवा दे, दुआ दुआ दे, दे। मीठी तो बोलियों से। ये कुछ लाइंस हैं, ये दोनों गानों की, मतलब ये दोनों गाने बहुत अच्छे लिखे हैं, और इन दोनों गानों को सुन के एक एनर्जी सी भर जाती है। तो स्वानंद किरकिरे के ये दो गाने भी मुझे बेहद पसंद है। जब जब एक्साइटमेंट, एनर्जी और मोटिवेशन चाहिए होता है, तो उन उन गानों में, एक ये नए गानों की लिस्ट में ये दो गाने भी मेरे शामिल होते हैं। अगर स्वानंद किरकिरे की बात हुई है तो उनके दो गाने हैं जो मैं बताना चाहूंगा, सबने सुने। एक तो ओरी चिरैया, उन्होंने ही गाया है, हाँ उन्होंने ही लिखा है, सत्यमेव जयते का, तो वो गाना बहुत अच्छा है। और एक और गाने की बात करूंगा, उसी वो भी अ, सत्यमेव जयते का है, वो उन्होंने गाया नहीं है, सोना मोहपात्रा ने गाया है, रुपैया मुझे क्या बेचेगा। तो वो हाँ बहुत अच्छा गाना है। और एक और गाना है उनका जो बहुत कम लोगों तक पहुंचा है, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग सुने। एक फिल्म आई थी, शाहिनी आहूजा थे उसमें, शायद 2007 में फिल्म आई थी, 8 में फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था खोया खोया चांद, उसी में हाँ गाना हाँ है हाँ। खोया खोया चांद। लेकिन ये वो खोया खोया चांद खुला आसमान वाला गाना नहीं है, ये कुछ और गाना है। तो वो गाना बिल्कुल जाके सुनिए, सब लोग जाके सुनिए वो गाना, खोया खोया चांद स्वानंद किरकिरे का। दीपांशु, आप कुछ बोलना बर्फी चाह के रहे थे? गाने भी, बर्फी के गाने भी नहीं लिखे थे। जी, बर्फी के गाने भी उन्होंने ही लिखे और थे। बर्फी के गाने भी लिखे थे, तो बर्फी का तो म्यूजिक बहुत शानदार था, आप समझ में आ रहा है। और राजकुमार हिरानी की ऑलमोस्ट सब फिल्मों में गाने वही लिखते हैं, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई के लिए शायद उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था लिरिक्स हाँ राइटिंग के लिए। और बहुत हजारों ख्वाहिशें, ऐसी एक जो फिल्म आई थी सुधीर मिश्रा की, उसके भी गाने उन्होंने ही लिखे हैं। तो बहुत सारे गाने वो लिखते रहे हैं। तो वो ऐसे मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग जो कुछ और है। तो उन्हीं से मेरे को एक नाम याद आ रहा है जिनके बारे में बात करेंगे, पीयूष मिश्रा। अब मतलब मुझे ऐसा हाँ लगता है कि मैं अगर लिरिक्स राइटर्स के बारे में बात करूँ और जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, उनमें वरुण ग्रोवर है, और उनसे पहले भी अगर कहूँ तो पीयूष मिश्रा है। तो उनके बारे में बात ना हो तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो पीयूष मिश्रा के यार गानों की बात करें तो उनके कुछ बहुत फेमस गाने, जो एक एक गाना हुआ है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां। अब वो गाने
इतने अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो कि हम चांद पर रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। वाह। तो आप मुझे हमेशा, हम जब बात करते तो यही बोल, कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे लिख सकते हो आप ऐसा। मतलब पीयूष मिश्रा का क्या बात ये है ना भाई कि उनने जो गाना लिख दिया वो बस वही गा पाएंगे। वही गा पाएंगे। और हाँ मतलब पीयूष मिश्रा की तो एक लंबी लिस्ट बना के मैं बैठा हुआ हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा हाँ मेंशन हाँ करता जाऊंगा। तो उसी में एक उनके दो और गाने जो कोक स्टूडियो में आए थे, जो फेमस हुए थे, एक तो हुस्ना। कृष्णा। हुस्ना वो भी सब लोगों ने सुना है, लेकिन शायद सब लोग समझे नहीं। लेकिन उसमें यह है जो कंपैरिजन किया गया है कि पाकिस्तान भी वैसा ही है, हिंदुस्तान भी वैसा ही है। तो वो एक चीज जो उन्होंने बताई है वो सबको समझना जरूरी है, जो कि आज जैसा माहौल है। तो उस टाइम पे वो गाना जो उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा है। एक और गाना है कोक स्टूडियो का जो है घर। तो हमारी ये शिकायत हमेशा जब हम लोग ये मैं इसी के पॉडकास्ट, हाँ, हम जब ये पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हमारी ये बात जरूर हो रही थी कि यार वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से वुमन क्यों नहीं लिख रही है। तो ये भी एक वैसा ही गाना है घर, जिसमें पीयूष मिश्रा ने लिखा है, उन्होंने ही गाया, कंपोज भी उन्होंने किया है। और वो गाना एक वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि दोनों रहेंगे कबूतर से, उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से जहाँ होगा ना बाजू का डर। तो ये एक गाना है पीयूष मिश्रा का जो बहुत पसंद है मुझे। आप कुछ, दीपांशु या हर्षिता, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे? क्योंकि मैं तो बोलता जाऊंगा पीयूष मिश्रा के बारे में, मैं आप दोनों की भी राय जानना चाहूंगा। बात पीयूष मिश्रा की हो रही है तो घर गाना मैंने अभी हाल ही में सुना है। तो कुछ हफ्ते ही हुए होंगे। और जो लाइंस आपने बताई, मतलब मैंने कभी पीयूष मिश्रा के कोक स्टूडियो वाले गाने इतने अ, सुने नहीं थे। मुझे किसी ने रेकमेंड किया था और जब मैंने सुना तो बस फिर उसके बाद रुकने का मन नहीं किया। तो तो हर्षिता अगर कुछ रिकमेंड किया है ना, तो मैं आपको सच में रिकमेंड करूंगा कि पीयूष मिश्रा का हर एक गाना उठा के सुनिए। और अगर जैसे आपने नहीं सुना है, तो जो भी हमको देखने वाले हैं या देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि पीयूष मिश्रा का हर गाना सुनिए। लिखा भी अधिकतर गाने वो खुद ही लिखते हैं, कंपोज भी खुद ही करते हैं, गाते भी खुद है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर जैसे तीनों चीज कर रहे हैं तो उसमें से कहीं एक में कमतर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है। वो हर जगह पे टॉप कर रहे हैं। वो ऐसे आदमी की, वो ऐसा लड़का है जो स्कूल में रहा होगा तो वो पढ़ता भी अच्छा होगा और डांस भी अच्छा करता होगा और गाना भी अच्छा गाता होगा और हर प्रतिभा में आगे रहा होता होगा। तो अभी एक ट्रिविया ट्रिविया बता देता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ए दुनिया जो उनका गाना है वो प्यासा मूवी का जो ए दुनिया गाना और है ही उसका दुनिया। डिप्रेशन है, मतलब हाँ और ही दुनिया है ना। तो जो गाना था वो मतलब, और जो हमारी गुलाल गुलाल मूवी, फिल्म। गुलाल के जो गाने उन्होंने लिखे, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, तो भैया वो तो बारातों में बज रहा है यार, मतलब समझ रहे हो तुम कि बारात में जब लोग जा रहे हैं आरंभ है प्रचंड और नाच रहे हैं, तो गुलाल वो के गानों गाने के का बारे में मतलब तो मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा यार। मतलब पीयूष मिश्रा का, मुझे पीयूष मिश्रा के बारे में शायद गुलाल फिल्म देखने के बाद ही शायद पता चला, मैं अगर ठीक से याद ना हो मुझे। तो गुलाल का हर एक गाना उन्होंने लिखा है और हर एक गाना बहुत खूबसूरत है। अगर आरंभ है प्रचंड की बात करें तो उसमें एक लाइन है, मतलब वो कितना ज्यादा वीर रस का गाना बोल सकते हो, वो वीर रस का ही हाँ गाना है। हाँ तो उसमें एक लाइन है कि हाँ जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। तो ऐसे कैसे लिख पा रहे हो तुम यार? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हाँ कि वही, एक बार मेरी क्यों उनसे क्यों मुलाकात हुई मतलब हुई वही। तो नहीं पूछ पाया उनसे कि क्या है, लेकिन यही है कि तुम कैसे लिख पा रहे हो। या इसी फिल्म का अगर आप देखें, ये वीर रस का गाना है, उन्होंने एक गाना गुलाल में ही लिखा है, ऐसी सजा देती हवा। वो गाना सुनना चाहिए। वो गाना बहुत ही विरह वाला गाना है। तो एक ही फिल्म में तुम दो तरह के गाने लिख रहे हो, वो भी इतने रेंज में। तो पीयूष मिश्रा की बात हो रही है और गुलाल की बात हो रही है, तो एक और गाना है गुलाल से ही, जिसका गाने का नाम है राणा जी। तो वो गाना बहुत बड़ा पॉलिटिकल सटायर है और साथ ही जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके बारे में है। तो वो गाना ऐसा है, कुछ उसमें कुछ लाइन ऐसी है कि राणा जी बड़े गुस्से में आए, ऐसो बल खाए, घबराए मोरा मारो चैन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। तो वो अगर आप गाना सुनेंगे तो वो एक तो चुटकी ली गई है जो अमेरिका में जो हुआ उसके ऊपर। और साथ ही साथ पूरा जब आप गाना सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो वेस्टर्नाइजेशन जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो उसको, सरकास्टिक तरीके से
आप कैसे चोट कर रहे हैं वो उस गाने पे है। और अगर पीयूष मिश्रा की बात की जाए तो उनका एक गाना है अरे रुक जा रे बंदे, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, जो इंडियन ओशन का गाना है, अरे रुक जा रे बंदे उन्होंने ही हाँ लिखा है। हाँ और एक आखिरी गाना मैं उनका बताना चाहूंगा क्योंकि उनके बारे में बहुत लंबी बात कर सकता हूँ। तो अरे रुक जा रे बंदे तो है ही, इसी फिल्म में ब्लैक फ्राइडे फिल्म में एक और गाना है भरम भाप के। वो गाना आप जब सुनेंगे तो वो गाना फिल्म में इतनी अच्छी जगह पर आता है और वो गाना इतना अच्छा लिखा हुआ है। वो अगर मैं आप एक छोटा सा प्रेमाइज बताऊं तो उसमें जो टेररिस्ट टेररिस्ट होता है वो जब छुपने के लिए अलग अलग जगह पर जाता रहता है पूरे इंडिया में, कभी कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो वो घूमता रहता है। तो उस टाइम पे ये गाना आता है भरम भाप के। तो उसमें ये बताया है कि यार तुमने जो भी अभी तक किया है वो कुछ काम के नहीं है। तो वो रियलाइजेशन है खुद को, तो वो एक रियलाइजेशन पे गाना है। तो पीयूष मिश्रा का गाना वो भी सुनना चाहिए। और ये हाँ, ऑडियंस को मैं बता दूं कि जो जो गानों के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में देंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जाके सुनो, सिर्फ ये सुन के छोड़ मत देना। तो हाँ, ये बात थी। दीपांशु, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन मैं आपको बोलने नहीं नहीं दे रहा नहीं था, तो आप बोलिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो जो गाने मैं बताना चाहता था पीयूष मिश्रा के वो तो शायद डिस्कस हो ही चुके हैं। और इसके अलावा वो कुछ कविताएं भी हैं उनका, वो इश्क क्या भला क्या इश्क हुआ जिसकी चर्चा करते हैं। तो पीयूष मिश्रा का तो आप बात करेंगे तो वो अलग ही सेक्शन हो जाएगा। तो उसके अलावा हमारे पास मतलब अब जब कंटेम्प्रेरी राइटर लिरिसिस्ट की बात चली रही है तो इरशाद कामिल की बात हाँ, जरूर करना अभी तो चाहूंगा हमने मैं। करी नहीं है, और जब मैंने इरशाद कामिल की बात करी हाँ, वो भी गलत गाने के ऊपर कर दी। गलत गाने के बारे में बात कर दी तो उनकी बात नहीं करते तो वो एक वही हो जाता है, हमारे साथ अन्याय हो जाता है। तो इरशाद तो इरशाद कामिल की बात करें और रांझना के गानों की बात ना करें, क्या बात है। क्योंकि रांझना का हर गाना उन्होंने लिखा बिल्कुल हर है। एक और गाना। अब उसमें अगर हम रहमान का मैजिक जोड़ देंगे फिर तो वो सुपर हिट हो ही जाएगा, पर हम उसको हटा के बात कर रहे हैं हटा के बात करें, और आज तो हमारा मकसद ये है कि हम म्यूजिक को हटा के बात करें, हम सिर्फ लिरिक्स की बात करें। हाँ। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि हमने अभी तक म्यूजिक की ज्यादा बात की नहीं, हमने सिर्फ लिरिक्स की नहीं, बात की, और ये अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि अच्छी बात हुई है आज। तो रांझना का एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है तुम तक, क्योंकि तुम तक ना वो एक आध्यात्मिक अनुभूति वाला गाना है। अगर बिल्कुल। आप उसको, हाँ वो सीधे है कि तुम तक में आपकी किस तक, हाँ, किसी मतलब तक जो भी भी है आप अपनी मेरा वो प्रेमिका तुम की पे बात खत्म हो कर। रहा है, सब कुछ, सब कुछ तुम हाँ, तक ही है। और जब बनारस पे एक गाने की बात हर्षिता ने करी थी। बनारसिया, संग में हाँ, जंगिया जंग और में इस संग बनारसिया, वो भी गाना बहुत। बनारस वो फिर वो गाना बनारस के लिए, तो फिर जो गाना एक्सप्लेन कर रहा है बनारस को। और इसका एक और गाना है इस मूवी, ऐसे ना देखो, ऐसे ना देखो, बस वो शायद मेरा हो उस गया। फिल्म का वन ऑफ फेवरेट है, क्योंकि उसमें जो एक, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते, उसमें एक लाइन है हाँ बहुत। और हाँ, पतझड़ का पहला पत्ता, या रेगिस्तान में खोया आंसू, तो या मैं गुजरा वक्त जो नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। बस तो इरशाद कामिल जी की क्या बात करें, उन्होंने बहुत ही अच्छे गाने हमको दिए हैं और बहुत अच्छे लिरिक्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे अगर आप कोई गाना सुन रहे हो और हाँ आप सर्च करते हो लिरिसिस्ट, तो वो पता चल जाता है कि इरशाद कामिल ही, मतलब 100 में से 98 बार हाँ, इरशाद कामिल ही होते हैं। तो हर्षिता, आप कुछ कह रही थी, जब दीपांशु बोल रहे थे तब आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं तुम तक गाने को लेके कह रही थी। तो जैसा कि दीपांशु ने कहा कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ गाना है, तो अगर मतलब अगर ये वाली बात निकलती भी नहीं तो मैं इसको ऐड करना चाहती बाद में। तो इसकी कुछ लाइंस हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, और मेरी हर तैयारी बस तुम तक। तो ये लाइंस हमें आध्यात्म की ओर संकेत करती हैं। और नैनों की घाट ले जा, हाँ, मैं उसी नैनों उसी तो पार्ट के रख बारे में बात करना चाह रहा था कि वो जो पार्ट लिखा है, नैनो के घाट पतवार ले तू जा नैनो, पतवार तू ही मेरी तू ही खेवैया। हाँ, जाना है पार तेरे तू ही भंवर है, पहुंचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया। क्या तो ये हम सबसे जुड़ा है, मतलब आम जन से, जो हाँ, और ये आध्यात्मिक। गाना तो हर किसी तक पहुंचा है। लेकिन वही बात बात वही आ जाती है आखिर में कि यार तुम सुन लेते हो और सुन के भूल कैसे जाते हो, कैसे भूल जाते हो इतना हाँ अच्छा, इतना प्यारा लिखा हुआ गाना आप कैसे भूल जाते हो यार। कैसे आप जो बोलते हैं ना कि जो लिरिसिस्ट का ड्यू है वो उनको क्यों नहीं मिल पाता है। वो बीच में अभी लास्ट ईयर हाँ ही शायद वरुण ग्रोवर और सब आर्टिस्ट जो जितने लिरिक्स राइटर है उन्होंने बोला था कि हमको क्रेडिट दे दो करके, एक गाना उन्होंने बनाया था सब लोगों ने मिलके कि हमको भी क्रेडिट दे दो। हाँ तो उसके, हाँ हाँ वो तो मतलब वो सफर तो करते आए हैं वो लोग।
और हाँ, इरशाद कामिल की बात हुई तो इरशाद कामिल का एक और गाना जो मुझे अभी रिसेंटली बहुत मैं सुनता था, जब हैरी मेट सेजल का गाना है वो सफर। हाँ तो हाँ वो बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, उसकी लाइन मुझे एक बहुत पसंद है कि जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ गाना है, तो वो गाना भी सबको सुनना चाहिए। लेकिन लोगों ने ऐसा है ना, हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जब कोई फिल्म पिट गई तो उसके गाने भी लोग सुनना बंद कर देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो ओपिनियन है सबका, लेकिन हाँ सुनना चाहिए वो गाना। हाँ दीपांशु। और एक्चुअल में ना भाई मैं जब बात कर रहा था इरशाद कामिल, जैसे कि मुझे वो सफरनामा गाना है, हाँ वो भी इरशाद कामिल ने लिखा है। और मुझे ना दुष्यंत रोमांटिक गानों में से इतनी समझ नहीं है मुझे, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ रोमांटिक पोएट्री। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, मेरे लिए सबसे जो टफ वो है वो रोमांटिक पोएट्री है। मेरे मुझे लिए भी किसी को शायद सॉरी बोलना सबसे टफ पड़ेगा। वही चीज है, इसलिए मैंने जो बातें भी की है तो वो रोमांटिक गानों के बारे में शायद कम बातें की है, पॉलिटिकल सटायर और ये सब चीजों में शायद ज्यादा अ, उलझ जाते हैं हम लोग। हाँ, मोटिवेटिंग। तो इस मोटिवेटिंग। वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं, मुझे फील नहीं होती, वो चीजें होती है, पर मैं एक ऑ में होता हूँ कि वाह, कि क्या अच्छा गाना लिखा है। जब कोई इस तरह के गाने लिखता है तो उसमें रोमांटिक गानों में मुझे तो सबसे, मुझे लगा नहीं था अच्छा लगेगा, पर अगर तुम साथ हो, वो गाना, वो अरिजीत सिंह को का गाना है या अलका याग्निक का गाने से ज्यादा वो इरशाद कामिल का गाना है, क्योंकि वो लिखा बहुत अच्छे से गया बिल्कुल, बहुत अच्छे से लिखा गया है। है। और वही बात करें कि फिर से जो हमारी बात हो रही थी कि वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाना लिखा गया है, उसमें हाँ दोनों का है, हाँ, लेकिन मेनली उसमें अलका याग्निक जी जो गा रही है वो वही है। तो उस वो बारे में गाना बात, है ना कि तुम साथ हो या ना हो क्या ही क्या फर्क है, है ना। हाँ, बेदर्द थी कि और जिंदगी उसमें, बेदर्द है। मुझे हाँ, वो लगता है कि तेरे बाकी नैनों में तेरे बिल्कुल सपने, तेरे होती नैनों में लफ्जों तेरे सपने चल रहे हैं। हाँ में। और इस वजह से रणवीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि यार अब मुझे ऐसी मूवी नहीं करनी यार, कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ फिर कोई लड़की आके मुझे बताए नहीं तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद नहीं है, फिर मैं हर मूवी में बैग उनके उठा साथ के ऐसे शादी ही के लिए हुआ। छोड़ के चला जाऊँ। हाँ, और वो हर हर फिल्म के इंटरवल में कहीं जा रहे होते हैं, लड़की को छोड़ के या लड़की उनको छोड़ के, पर वो निकल रहे होते हैं ऑटो में बैठ के, कार में बैठ के, प्लेन में बैठ के, पर उनका उनको बता दिया जाता है, स्क्रिप्ट जब उनके पास आती है तो उनको बता दिया जाता है सर इंटरवल में आपको जाना है। तो यहाँ पे अभी हमारी बहुत सारे लिरिक्स राइटर के बारे में बात हुई, और शायद अब चौपाल को खत्म करने के दौर में हम आ गए हैं। तो एक लिरिक्स राइटर है जो मेरे जहन में आ रहे हैं और जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, उनका नाम है हुसैन हैदरी। ये बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इनके बारे में बात करूँ तो इन्होंने गुड़गांव फिल्म में गाने लिखे हैं, करीब करीब सिंगल में लिखे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे ये प्रभावित किए, अभी 2015 के बाद से ही लिखने लगे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित किए मुझे मुक्काबाज में 10 में से 7 गाने इन्होंने लिखे हैं। तो इसमें एक गाना है छिपकली, जो कि एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल सटायर है, तो उसकी 2 लाइन में पढ़ के आपको बताऊंगा कि उन्होंने लिखा है कि खाकी रंग दीवारों पर लटकती, गांधी की फोटो के पीछे से दोपहरी में निकलती एक लंबी भूरी सी छिपकली, हाँ छिपकली, सरसराती छिपकली, प्राणघाती, 2 मुंह वाली लपलपाती छिपकली, हाय कपटी हाय कमीनी जहर वाली छिपकली। तो ये जो उन्होंने लिखा है ये मेरे को बहुत प्रभावित किया कि इस तरह का पॉलिटिकल सटायर हर कोई नहीं लिख पा रहा है। और उसी फिल्म में एक और गाना है जो उन्होंने लिखा है, बहुत दुखा मन। अब आप दुखा देखेंगे कि मन, ये हाँ पॉलिटिकल सटायर है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये एक विरह का गाना है। तो हाँ वो दोनों गानों का एक जो कॉन्ट्रास्ट है, तो इससे उस लिरिक्स राइटर की रेंज पता चलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके लिखे हुए हर एक गाने जाके सुने। जैसे कि एक और गाना है उस मुक्काबाज का, अगर आप रेंज जानना चाह रहे तो, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। तो हाँ ये एक रोष वाला गाना है कि, तो आप देख सकते हैं कि एक ही फिल्म में उन्होंने ऐसे गाने लिखे हैं, एक विरह का गाना है, एक पॉलिटिकल सटायर है, और वैसे ही बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। तो ये, और एक गाना है जो एक फोक सॉन्ग है 3:30 बजे, वो भी उन्होंने फोक सॉन्ग उठा के खुद का एक रीराइट किया है, तो वो गाना भी बहुत अच्छा है। और हुसैन हैदरी का एक, अगर शायद हुसैन हैदरी अगर आप लोगों को ऐसे याद ना आ रहे हो, तो हुसैन हैदरी का एक एक कविता बहुत फेमस हुई थी जो उन्होंने कॉम्यून इंडिया के लिए पढ़ी थी कि वो, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमान। तो वो वही आदमी है, वही शख्स है जिन्होंने मुक्काबाज के हाँ गाने हाँ लिखे हैं। तो उनके गाने जाके बिल्कुल सुनिए, करीब करीब सिंगल में भी 1-2 गाने उन्होंने लिखे हैं, और गुड़गांव में भी दो हाँ, गाने उन्होंने लिखे हैं, तो वो सुनिएगा। तो करीब करीब से
के गर्ल के गाने तो अच्छे हैं और वो मूवी भी काफी अच्छी है। मैं मूवी मतलब भी ऑफ बहुत टॉपिक अच्छी जा रहा हूँ, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगती है, तो उसको देख लेना और मुझे मैसेज कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कि हमने सोचा था कि हम 30 मिनट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे और शायद ये 1-1.5 घंटे का हो गया है। तो कोई बात नहीं, बातें हो रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आखिरी में हमारा ये एपिसोड खत्म करते हुए एक क्लोजिंग कमेंट भी लेना चाहूंगा और मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई एक गाना पूछे कि ये बहुत अच्छा है, मतलब आपको ये बताना है कि यार कौन सा गाना बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर ये सवाल रहे कनपट्टी पे बंदूक रख के, तो कोई एक गाना क्या बोलोगे आप? दीपांशु, रंजिश आप ही क्या सही। बोलोगे? यार मैंने कैसे बोल दिया? हाँ, हर्षिता बोल दे। हर्षिता, रंजिश आप? ही सही। रंजिश ही सही। अ, ये गाना किसने लिखा है? मतलब ये गजल है, रंजिश ही सही। गजल है। शायद किन की गजल है ये? बैड मैं नाम एट भूल रहा हूँ। रिमेम्बरिंग। गुलाम तो अली नहीं। आप। मेहंदी हसन की गजल है, मेहंदी हसन की गजल है ये। किसने लिखा है ये मैं राइट। नहीं जानता, लेकिन बहुत ही अच्छी गजल है। गजल तो बहुत अच्छी लिखी ही होती है, हर कोई गजल बहुत अच्छी लिखी होती है। तो वो तो एक दौर था जो अभी चला गया। उस टाइम पे ऐसा था कि गजल को म्यूजिक की जरूरत नहीं होती थी, गजल अपने आप में ही म्यूजिक होती है। ये तो मैं एक गाना बोल रही हूँ जो मैंने इनमें लिस्ट नहीं किया था और जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पर ऐसा कोई एक गाना मैं नहीं बता पाऊंगी। वो कोई अगर नहीं मैं बता पाएगा, उस। इसलिए मैंने सवाल कोई पूछा नहीं है। बता पाया। हाँ। मैं तो नर्वस हो दीपांश। गया भाई, मैंने अपनी पूरी लाइफ रिवैल्यूएट कर दी थी। मैं कहता गोली मार दे। जैसे ये सही बात है। सवाल आया तो मुझे कंफ्यूजन तो था। तो मैं सोच रही थी, पर एक गाना था जो ये मैं जितने भी हमने लिरिसिस्ट बताए उनमें नहीं इंक्लूडेड था, ये मेरे दिमाग में जरूर था, तो मैंने सोचा मैं ठीक है, इसी का नाम ले लेती हूँ। दीपांशु, आप बताइए। एक्चुअल में मैं बोलूंगा, जो मैंने गाना बता भी दिया, मैंने मेंशन भी करा है, कहीं दूर जब दिन मिल जाए। मैं वो ठीक है, गाना कहीं कभी भी सुन सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन फिर भी मेरे को पीयूष मिश्रा के कुछ गाने बहुत पसंद है। उन्हीं में से मैं एक गाना मेंशन करना भूल गया। ओरे मनवा करके उनका एक गाना है, वो किसी फिल्म का गाना नहीं है। आपको यूट्यूब पे वो गाना मिल जाएगा, तो वो गाना बिल्कुल सुनिए। और अगर कोई अभी फिलहाल अगर मेरे दिमाग में आ रहा है, तो अभी कोई मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के पूछेगा कि कौन सा गाना पसंद है, तो मैं वही गाने का नाम लूंगा, ओरे मनवा। तो आप सब सुनिएगा। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की हमारी चौपाल। तो थैंक यू वेरी मच दीपांशु और हर्षिता, यहाँ पे आने के लिए मेरे पहले एपिसोड में डिजिटल चौपाल के। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हिंदी में भी बोल दिया, अंग्रेजी में भी बोल दिया, अब उर्दू तो मुझे आती नहीं है तो मैं उसमें भी बोल देता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सीरियसली। आप लोग यहाँ पे आए और इतनी सारी बातें हुई और शायद बहुत सारी चीजें मुझे पता चली जो मुझे नहीं पता थी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। और ये तो मुझे लगता है दुष्यंत पहले ही एपिसोड है, उसके आगे भी जैसे हमारी बात हुई है, तो कुछ आइडियाज है दुष्यंत के पास जिन पे आगे भी पॉडकास्ट आएंगे, तो मुझे लगता है आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और कमेंट करके बताएं आपको कौन से गाने हैं जो हमने मिस कर दिए, जो हम सुन सकते हैं, कौन से लिरिक्स राइटर है जिनके बारे में हमने नहीं सुना, या ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन विमेन लिरिसिस्ट है जो हम हमारी एग्जैक्टली, मैं भी। हाँ, अध्यापका में ये बात हम भी कर मिस रहे कर थे कि गए। ये मैं भी मेंशन करना चाहूंगा कि शेयर करे, फीमेल। सब्सक्राइब करे, वो तो सब होता रहेगा। लेकिन हम जिन लिरिक्स राइटर के बारे में बात करी, और उनके अलावा जो भी है उनके नाम आप मेंशन कीजिए, और हमको आप चाहिए तो सीधे मेल कर दीजिए, मैं मेल भी डाल दूंगा अपना। तो उन लोगों के नाम बिल्कुल मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ सबसे जरूरी जो हमारी बात हुई है, जो हम बोलने जा रहा हूँ कि फीमेल लिरिक्स राइटर्स, उनके नाम जरूर मेंशन कीजिए, जिनमें कुछ नाम है मुझे जैसे अनविता दत्त है, कौसर मुनीर है। उनके अलावा भी कोई और राइटर्स है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन हम तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है अभी तक, तो वो प्लीज़ बताइए हम लोगों को। और आप दोनों को फिर से थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी हमको देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि प्लीज़ चैनल, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे। और पॉडकास्ट के अलावा भी आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगे बहुत सारी चीज़ों के, सिर्फ गानों के नहीं, मूवीज़ के रिकमेंडेशन मिलेंगे आपको, टीवी शोज, किताबें, पोइट्रीज। तो उन सब से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए और डिजिटल चौपाल देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। फिर से आप दोनों को ठीक है, थैंक यू थैंक यू दुष्यंत एंगेज हमें बन इसका के आने के पार्ट लिए। बनाने के लिए एक्चुअली। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा
तो डिजिटल चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस पॉडकास्ट के बारे में, और हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए।